एक बार आपका फिर स्वागत है चैप्टर 12 संबंध और फलन में। इससे पहले संबंध और फलन के जो टॉपिक थे उनमें जो सबसे पहला टॉपिक था आपका संबंध था, और उस संबंध को आप अच्छे से पढ़ चुके हो और संबंध के प्रकार भी आपने ठीक से पढ़े थे। आज हम सीखेंगे संबंध के बाद जो नया टॉपिक आता है फलन। फलन किस तरीके से बना। अब क्लास 11th में सबसे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था वो था समुच्चय। आप सोच रहे होंगे समुच्चय से इसका लिंक क्या है, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं। आप क्लास को समुच्चय को आप लिंक करो किससे, संबंध से, क्योंकि समुच्चय ही संबंध बनाना सीखा था। समुच्चय से ही आपने संबंध बनाना सीखा था। कैसे, जैसे दो समुच्चय थे हमारे पास ए और बी, तो उनका आपने कार्तीय गुणनफल निकाला था ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो वहां जो निकल के आ रहा था ए क्रॉस बी, उसे आपने रिलेशन का या संबंध का नाम दिया था, और उनके जो पहले अवयव थे उनको आपने डोमेन में काउंट किया था, यानी प्रभाव क्षेत्र में काउंट किया था, और दूसरे अवयव जो थे उसको हमने काउंट किया था परास या परिसर में। अब हमारा टॉपिक आता है फंक्शन या फलन। समुच्चय से हमने रिलेट किया था संबंध को, और उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था ए क्रॉस बी, उसको हमने आर का नाम दिया था। अब इसी संबंध से ही हमारा आता है टॉपिक फलन, यानी समुच्चय से रिलेट है संबंध का और संबंध से रिलेट है फलन। संबंध से ही फलन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये होता है, संबंध से जब फलन बनेगा तो क्या जितने संबंध होते हैं वो सभी फलन होंगे, या सभी फलन है वो संबंध होंगे, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फलन की जो परिभाषा है उसको डिस्कस करते हैं। फलन का एक दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण या इमेज कह सकते हैं। फलन को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन और मैपिंग। मैं यहाँ पर फलन की जगह इंग्लिश का ही वर्ड यूज करूंगा, फंक्शन, और प्रतिचित्रण को मैपिंग। आप ध्यान रखें इस चीज को, और आप अपनी भी हैबिट में लेके आए इन वर्ड्स को कि इंग्लिश में ही हम उनको बोला करें। हिंदी में भी पता होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में भी उनका मीनिंग पता होना चाहिए। फंक्शन ऑब्जेक्ट मैपिंग, इसका जो डेफिनेशन है वो है यदि किसी अरिक्त समुच्चय, अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है अरिक्त समुच्चय। अब अरिक्त समुच्चय आपको पता होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें कोई ना कोई अवयव होगा। ये रिक्त नहीं है, अरिक्त है। अरिक्त का मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव है। तो अरिक्त समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अब एक दूसरा समुच्चय आ गया वो भी अरिक्त है बी, के एक और केवल एक अवयव से ही संबंधित होना चाहिए, तो इस संबंध को फलन कहते हैं। जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, एक ए समुच्चय ले लिया मैंने और एक बी ले लिया, और ए समुच्चय में जो अवयव है वो 2 है, 3 है, 4 है और 5, जबकि बी में है 4, 9, 16 और 25 है। और दोनों ही समुच्चय कैसे हैं, अरिक्त हैं, जैसा कि उसने परिभाषा में कहा। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम जो इसकी परिभाषा है उसको डिक्टेट कर रहे हैं। यहां पर 2 को रिलेट किया गया है किससे, 4 से, 3 को रिलेट किया गया है 9 से, और 4 को रिलेट किया गया है 16 से, और 5 को रिलेट किया गया है 25 से। तो परिभाषा के अनुसार ए का प्रत्येक अवयव चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, बी के एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 जो है वो केवल 4 से ही संबंधित है और किसी अवयव से संबंधित नहीं है, जैसा कि आप इस एरो डायग्राम में देख रहे हैं। अब इसको प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे, सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, या इसको ये भी पढ़ सकते हैं एफ जो है ए से बी पर फलन है। एफ जो है ए से बी पर फलन है। अब आते हैं टॉपिक हमारा प्रांत, सहप्रांत और परिसर, जो कि आप जब मैंने संबंध पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जो पहले अवयव होते हैं वो हमारे प्रांत या प्रभाव क्षेत्र होते हैं, दूसरे परिसर होते हैं। लेकिन सहप्रांत का वर्ड नहीं आया था, यहाँ पर सहप्रांत का भी वर्ड आपका आया है। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे प्रांत, सहप्रांत और परिसर। जैसे हम इसी क्वेश्चन की अगर बात करें, ये जो एग्जांपल लिया हुआ है, तो इसमें प्रांत जो आएगा वो आपका आंसर आएगा 2, 3, 4, 5, ये आपका प्रांत में काउंट होगा। परिसर में जो काउंट होगा जिनसे वो रिलेट हैं 4, 9, 16 और 25, ये 4 से काउंट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया परास या परिसर। अब सहप्रांत की बात जहां तक आती है, तो ये तो एग्जांपल अलग है, इसी में मैं कुछ एलिमेंट बढ़ा दे रहा हूं, यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं
मान लीजिए 29 है या 30, दो एलिमेंट मैंने यहाँ लिख दिए, दो अवयव लिख दिए, लेकिन वो किसी भी एलिमेंट से, ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, तो सह प्रांत में वो भी काउंट होंगे। मतलब 4 भी आएगा, 9 भी आएगा, 16 भी आएगा, 25 भी आएगा, और लास्ट में जो मैंने 2 बढ़ा दिया अवयव वो भी आएंगे। कहने का मतलब सह प्रांत में सारे अवयव लिखने होते हैं बी के, चाहे वो किसी से संबंधित हो या ना हो, लेकिन परिसर में सिर्फ वही अवयव गिने जाएंगे जो किसी ना किसी से रिलेट हैं। तो प्रांत क्लियर हो गया, सह प्रांत क्लियर हो गया, परिसर क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई भी संबंध आपको गिवन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें संबंध दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है क्या ये संबंध फलन होगा, क्या ये संबंध फलन होगा। अब जैसे r इक्वल टू लिखा है 1,3, 1,5, 2,5। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली बताना है कि ये संबंध होगा या नहीं होगा। अब परिभाषा के अनुसार क्या था, ए का एक अवयव बी के एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 1 रखने पर मुझे 3 भी मिल रहा है और 1 रखने पर मुझे 5 भी मिल रहा है। मतलब 1 रखने पर मुझे 2 वैल्यूज मिल रही हैं, 3 और 5, यानी 1 3 से भी रिलेट हो रहा है और 5 से भी रिलेट हो रहा है। तो ये जो संबंध है वो फंक्शन या फलन नहीं होगा। संबंध तो है लेकिन ये फलन नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी परिभाषा पर खरा नहीं उतर रहा। अब इसी प्रकार दूसरा मैंने संबंध नीचे लिखा है 1,3, 2,4, 5,6। अब देखो 1 रखने पर मुझे 3 मिल रहा है और 2 रखने पर 4, 5 रखने पर 6, यानी हर अवयव के लिए मुझे अलग अवयव मिल रहा है और एक अवयव एक ही अवयव के साथ रिलेट है, तो ये वाला संबंध फंक्शन में काउंट होगा। अब जैसा मैंने इस टॉपिक को बताने से पहले ये बताया था कि क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि प्रत्येक संबंध फलन होता है या नहीं, तो यहां से आंसर निकल के आ गया आपका, प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता, प्रत्येक संबंध फलन नहीं होता, क्योंकि ये भी एक संबंध है और ये भी एक संबंध है, जबकि ये संबंध जो है या रिलेशन जो है फंक्शन को शो नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बट ये वाला जो रिलेशन है वो फंक्शन को शो कर रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये हो गया एवरी रिलेशन नॉट शो ए फंक्शन, प्रत्येक संबंध फलन नहीं हो सकता, जबकि प्रत्येक फलन, उल्टा अगर हम इसका करें, प्रत्येक फलन जो है वो संबंध होगा, क्योंकि ये भी फलन है, वो संबंध है और ये भी। ओके, अब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, संबंध से फलन भी क्लियर हो गया, प्रांत, सह प्रांत और परिसर, ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे दूरी है और एक समय है, दूरी और समय दोनों ही जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं, दूरी और समय एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर राशियां हैं, तो हम कहेंगे दूरी जो है समय का फलन है, क्योंकि दूरी जब चली जाएगी समय के सापेक्ष चली जाएगी। जैसे 1 घंटे में हम कितना चले या 5 घंटे में कितना चले, जैसा कि आप भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में आपको जो सर ने कुछ कराया होगा उसमें एस इक्वल टू इक्वेशन दे रखी होती है t³ + t² + 1। अब ये दूरी है और ये समय है, तो यहाँ पर जो दूरी है और ये समय है, दूरी जो है समय का क्या है, फलन है। तभी आप इसका क्या करते हो, ये दूरी का जब बेग निकालते हो तो आप इसका अवकलन करते हो। हालांकि वो अवकलन आपके 11वीं चैप्टर में नहीं था, 12वीं में आएगा, आगे जब आप पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन सर ने आपके न्यूमेरिकल जब कराए होंगे तो इसका आपने टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया होगा, तो वहां से हमें वेलोसिटी या बेग मिलता था, फिर उसका अगेन हम डेरिवेटिव करते थे तो हमें एक्सीलरेशन मिलता था। अब नेक्स्ट हमारा आता है फलन के ऊपर संक्रियाएं। फलन के ऊपर संक्रियाएं या फंक्शन के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से होते हैं। कहीं पे अगर ये लिखा है f + g और यहाँ f + g लिखा है सिंपली और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो अंडरस्टूड है, वहां पर x आप मान सकते हो। क्या मान सकते हो, x, और उसको आप लिखोगे f ऑपरेंड ऑन x + g ऑपरेंड ऑन x, यानी कि f जो है x पर भी f जो है x का भी फलन है और g x, इस तरीके से आप लिखोगे। ऐसे ही f - g अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब है x, ये x नहीं लिखा होगा लेकिन आप अपनी तरफ से मान लेंगे, तो आप लिखेंगे fx - gx। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में आपको x का फलन दिया है तभी आप यहाँ पर x लिखेंगे और y में फलन दिया है तो आप यहाँ पर y लिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। f - g ऐसे ही आ जाता है। मल्टीप्लाई में अगर दो फंक्शन दे रखे हैं तो आप उनको इंडिविजुअल अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ऐसा ही सेम डिवाइडेशन में भी करेंगे, f/g लिखा है, दैट मीन्स fx/gx। ये 4 ऑपरेशन है जो फलन या फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होते हैं।
उनको इंडिविजुअल अलग अलग लिखना होता है। इसी पर एक बेस्ड प्रॉब्लम है, एफ एक्स इक्वल टू लिखा है 3x² प्लस 2 और सेकंड है जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, दोनों ही एक्स के फंक्शन है। आपको फाइंड आउट करना है, आपको मान याद करना है, एफ प्लस जी आगे लिखा है 0, एफ डॉट जी 1/2, एफ माइनस जी 3, एफ अपॉन जी 2, इन सबके मान आपको निकालने हैं। तो वो तभी निकाल पाओगे जब आपको ये पता होगा कि f प्लस जी का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इन दोनों को यहाँ प्लस कर लो उसके बाद में उसकी 0 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि f को प्लस कर लिया जी के साथ फिर 0 की इंटू कर दी, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से आप फंक्शन को पहले आप सेपरेटली लिखोगे। तो यहाँ पर इसका मीन्स क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप लिखोगे f के साथ 0 फिर g के साथ 0। अब f के साथ भी 0 लिख लिया मैंने, g के साथ भी 0 लिख लिया। अब f0 की वैल्यू मुझे मिलेगी कैसे, f0 की वैल्यू कैसे मिलेगी, जो fx वाला फंक्शन है उसमें x के प्लेस पर आप 0 रख दो, तो 3 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 2, इसमें मैंने वैल्यू रख दी, x की जगह क्या रख दिया 0 प्लस ये वाला। अब g 0 लिखा है तो आप g वाले फंक्शन में x के प्लेस पर 0 पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आपका 0 आ गया प्लस 2 प्लस 0 प्लस 5, तो हमारा आंसर आ गया इसका 7। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे एफ जी 1/2। अब इसको अलग अलग लिखो पहले की तरह, एफ 1/2 और जी 1/2। एफ 1/2 को आप कैसे निकालोगे, जो एफ एक्स वाला फंक्शन है उसमें एक्स के प्लेस पर 1/2 रखोगे और इस वाले के लिए आप जी वाले में 1/2 रखोगे, तो 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ मैंने वैल्यू रख दी इसकी, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना, फिर सेकंड ब्रैकेट में आप दूसरे वाले फंक्शन में वैल्यू रखोगे 1/2 प्लस 5, तो आपका आ गया ये 3 इंटू 1/4 प्लस 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 5, 4 दूनी 8, 3 प्लस 8/4 और 6, ये हो गया 8 और 3 11/4 इंटू 6, ये कट जाएंगे 2 से, तो ये आपका हो गया 33/2। इसी तरीके से आप f माइनस जी को भी सॉल्व कर सकते हो, f अपॉन जी को भी सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को पूरा। थर्ड है आपका क्या है, f माइनस जी और 3, सेपरेटली इनको अलग अलग लिखो, f3 माइनस g3। पहले की तरह फंक्शन में वैल्यू पुट करो, अब रखोगे आप 3, यहाँ पर 3 रखो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट जरूर लगाओ, जब एक फंक्शन में वैल्यू रख लेते हैं तो ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। थर्ड 2 इंटू 3 प्लस 5, ये हो गया आपका 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 2 3 या 6 प्लस 5, ये आपका हो गया 27 प्लस 2 माइनस 11, 27 और 2 29 माइनस 11, ये आपका आ गया 18 आंसर। अब जो लास्ट पार्ट आपका रह गया f अपॉन जी, f अपॉन जी, और फंक्शन आगे किस पर ऑपरेट करना है हमें, 2 पर, तो आप इसको लिखोगे f2 अपॉन g2। अब f2 के लिए हम fx वाले फंक्शन में x के प्लेस पर 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, और g वाले में x के प्लेस पर 2, 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 5 इक्वल टू 12 प्लस 2 अपॉन 9 या 14 अपॉन 9। इस तरीके से चाहे वो f प्लस जी हो, f माइनस जी हो, या f मल्टीप्लाई जी हो, या f अपॉन जी हो, उन फंक्शंस को पहले जो वैल्यू दे रखी है उस पर अलग अलग ऑपरेट करते हैं, फिर फंक्शन में वैल्यू रख के हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। फलन के प्रकार जो कि अब क्लास 11th में पहले से आप पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पर डिक्टेट में नहीं करूंगा। पहला था फलन के प्रकार जो थे तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड जो टाइप था फलन का या फंक्शन का वो था अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन। एंड थर्ड आपका था बहुपद फलन या पॉलिनोमियल फंक्शन। फोर्थ था परमेय फलन या रेशनलाइज फंक्शन। नंबर 5 था मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन।
और लास्ट आपका एक था चिन्ह फलन या सिग्नम फंक्शन। ये सारे ही आप पहले ही पढ़ चुके हो 11th क्लास में। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, फलन के जो प्रकार हैं वो हम ये देखेंगे फलन कितने टाइप का होता है, किस किस तरीके से हो सकता है। ये तो फलन है ही है, लेकिन इनमें भी कौन कौन से टाइप के फलन होते हैं वो हम समझेंगे यहाँ पर। पहला मैंने लिखा है फलन के प्रकार के नीचे एकैकी फलन। सबसे पहले लिखा है एकैकी फलन। एकैकी के नीचे लिखा है मैंने 1-1 या इंजेक्टिव। एकैकी को हम कहते हैं 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं एकैकी फलन। दूसरा है बहुएक फलन या मैनी वन फंक्शन। तीसरा है आच्छादक फलन या इसको कहेंगे ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव। और नेक्स्ट है आपका इनटू या आच्छादित फलन। हालांकि ये सब थोड़े अटपटे हैं तो आप इंग्लिश में भी इनको आप हैबिट में ला सकते हो। 1-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर एक एरो डायग्राम लिया है जिसमें दो समुच्चय लिखे हैं, एक ए लिखा है, बी लिखा है, उन पर एक कोई फलन ऑपरेट हो रहा है एफ। और ए में जो अवयव हैं वो आपके मैंने लिखे हैं a, b, c, और बी में लिखा है 1, 2, 3, 4। अब आप ये देखो कि a को जो संबंधित किया गया है या रिलेट किया गया है वो 1 के साथ, b को 2 के साथ और c को 3 के साथ रिलेट किया गया है। कहने का अर्थ यह है a का प्रत्येक अवयव b के एक प्रत्येक अवयव के साथ ही संगुणित है, मतलब एक अवयव के साथ ही संगुणित है, या एक का रिलेशन जो है दूसरे के साथ ही रिलेट हो रहा है। ए पर देखो 1 है, बी पर 2 है, सी पर 3 है। तो ये हमारा जो एग्जांपल है, जो उदाहरण है, जो फलन है, ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन या ऑन इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन या एकैकी फलन, एक वैल्यू पर एक वैल्यू ही मिलना, वो हमारा हो गया एकैकी। बहुएक जस्ट इसका थोड़ा सा अलग है, उसमें क्या है एक से ज्यादा वैल्यू पर संगुणित होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने दूसरा फलन का एग्जांपल लिया है, ए और बी है, यहाँ पर लिखा है मैंने ए बी सी डी, और यहाँ लिखे हैं ए सी और फिर नीचे लिखा है डी और ई और एफ। अब देखो ए किसके साथ रिलेट हो रहा है, ए के साथ रिलेट हो रहा है, बी ए के साथ रिलेट हो रहा है, सी के साथ है, डी ई के साथ है। मतलब सी एक सिंगल एलिमेंट के साथ है, डी एक सिंगल एलिमेंट के साथ है, जबकि ए और बी दोनों ही एक अवयव के साथ संगुणित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया मैनी, ए और बी 2 एलिमेंट है इसलिए मैनी वर्ड हुआ, और 1 से रिलेट है इसलिए इसका नाम क्या हुआ, मैनी वन, या हिंदी में कहें तो बहुएकैकी फलन। ये एकैकी फलन हो गया जिसमें एक अवयव एक ही अवयव के साथ संगुणित होगा, और बहुएक में क्या होगा, 2 अवयव एक अवयव के साथ संगुणित होंगे, वो हमारा बहुएकैकी फलन हो गया, मैनी वन फंक्शन। अब इसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या सर्जेक्टिव, ये थोड़ा सा अलग है इनसे। ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन की परिभाषा के अनुसार जो दूसरा समुच्चय हमारा बी है उसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो या किसी से रिलेट ना हो। जैसे यहां पर आप देखो, इसी एग्जांपल को मैं ले रहा हूं, यहां पर इसमें ए बी सी लिखा है, 1 2 3 लिखा है, लेकिन बी में नीचे कोई भी अवयव नहीं लिखा है, बी में कोई भी अवयव खाली नहीं है, कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो किसी की इमेज ना हो या किसी से रिलेट ना हो। ये रिलेट हो रहा है तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, ऑन टू का और आच्छादक का। ऑन टू का हो, सर्जेक्टिव का हो या आच्छादक का हो। तो एट प्रेजेंट ये जो एग्जांपल जो शो हो रहा है वो एकैकी भी है, मतलब 1-1 भी है और ऑन टू भी है। 1-1 इसलिए है क्योंकि एक एलिमेंट एक से साथ रिलेट हो रहा है, ऑन टू इसलिए है क्योंकि बी सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी की इमेज ना हो। तो ये 1-1 का एग्जांपल भी हो गया और ऑन टू का भी हो गया। इसको अगर मिलाकर के अगर नाम कहें तो इसका नाम हो जाता है बाइजेक्टिव, इसका नाम बाइजेक्टिव। अब नेक्स्ट आपका आता है आच्छादित, इनटू, आच्छादित या इनटू फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग जो बी वाला सेट था उसमें कम से कम एक अवयव जरूर ऐसा होगा जो किसी की इमेज नहीं होगा।
कम से कम एक अवयव होगा, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक अवयव ऐसा जरूर होगा। अब ये दूसरा वाला आप एग्जांपल देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें एक एलिमेंट एफ है लास्ट में, जो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है या रिलेट नहीं है, कम से कम एक अवयव इसमें दिख रहा है मेरे को एफ, तो ये किसका एग्जांपल होगा, इनटू फंक्शन का एग्जांपल हो गया, इनटू फंक्शन या आच्छादित फलन। अब इसको मिलाकर के अगर कहें तो ये मैनी वन का एग्जांपल भी है और इनटू फंक्शन का भी एग्जांपल है, बहु एक आच्छादित फलन। तो ये आपके चार टाइप हो गए, एक एक ही फलन, बहु एक मतलब वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इनटू। अब इनके आगे इनकी ब्रांच और बढ़ जाती है, कैसे, वन वन के साथ ऑन टू हो सकता है, जो कि यहाँ पर मैंने डिक्टेट कर दिया, वन वन के साथ इनटू भी हो सकता है, जैसे वन वन के साथ ऑन टू आया है ऐसे ही वन वन के साथ इनटू भी हो सकता है। बस इनटू की कंडीशन यही है कि उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, जैसे कि यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट नीचे लिख दूं तो वो एग्जांपल किसका हो जाएगा, वन वन इनटू का हो जाएगा। सेम प्रोसेस आता है मैनी वन के लिए, मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है और मैनी वन इनटू भी हो सकता है। ये जो एग्जांपल यहाँ पर लिखा है वो मैनी वन भी है और इनटू भी है, इनटू इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। अब मैं एक एलिमेंट यहाँ से ये अगर हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो वो ऑन टू में काउंट होगा, तो वो एग्जांपल किसका हो जाएगा, मैनी वन ऑन टू। ये चारों टाइप के आपके जो फंक्शन है वो मैंने डिक्टेट कर दिए। अब इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब इस पर बेसिक प्रॉब्लम, चेक f such that n tends to n fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो फलन दिया है वो है आपका fx बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दिया सच दैट n टेंड्स टू n का मतलब है n यहाँ पर नेचुरल नंबर को टेंड्स कर रहा है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि डोमेन भी हमारा n में है, मतलब प्रांत भी हमारा नेचुरल नंबर है, और जो परिसर है वो भी हमारा नेचुरल नंबर है, परास भी हमारा नेचुरल नंबर है। आपको इतना चेक करके बताना है, जो प्रश्न आते हैं पेपर में बोर्ड में इस तरीके के आते हैं कि आप इसको जांच करो कि ये एकेकी है या आच्छादक है, मतलब ये वन वन टाइप का फंक्शन है या ऑन टू टाइप का फंक्शन है। तो इसमें सोल्यूशन के लिए मैथमेटिकली अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हर प्रश्न में ऐसे लिखेंगे, यदि fx बराबर fx2, यदि हमें लिखा है यदि fx1 बराबर fx2, ये हम पहले से लेके चल रहे हैं। तो fx1 का मतलब हो गया कि fx हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो x के प्लेस पर यहाँ पर सिंपली क्या चीज आ रही है, x1, तो हमने x के प्लेस पर क्या रख दिया, x1 रख दिया, तो हमें मिला यहाँ पर x1 स्क्वायर। ऐसे ही fx2 के लिए हम इसमें x के प्लेस पर क्या रखेंगे, x2, तो ये आपका हो गया x2 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। आप दोनों ओर से वर्ग जब हटा देंगे तो हमें मिलेगा x1 बराबर x2। अगर ये कंडीशन आपकी आ जाती है, अगर आप ये लेके चलते हो और आपको मिल जाता है x1 बराबर x2, तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन एकेकी है या फंक्शन इज वन वन और फंक्शन इज इंजेक्टिव, किसी भी नाम से हम उसको कह सकते हैं। ये तो हो गया मैथमेटिकली। अब हम क्या करेंगे, इसी को एक प्रैक्टिकली आपको मैं करके बता रहा हूं, एरो डायग्राम से हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो एरो डायग्राम में सबसे पहले आप दो सर्किल बना लो, फर्स्ट सेकंड, यहां भी n लिख दिया मैंने, यहां भी n, और f इसमें फंक्शन डिनोट हो रहा है n टेंड्स टू n। वैल्यूज इसमें लिखना शुरू कर दो सबसे पहले, जैसे नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 आता है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब आपने वैल्यू ली 1, सबसे पहले जो इनपुट है आपका वो 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 है, और फंक्शन आपका था x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप 1 यहां पर जब पुट करोगे x के प्लेस पर, क्योंकि ये x की वैल्यूज हैं, जब आप 1 यहां पे रखोगे तो आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही मिलेगा। इसी सिमिलरली उसी प्रकार 2 रखा है, 2 का स्क्वायर रखोगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर रखोगे तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। यहां तक लिखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहां पर यह भी कहा है उसने कि ये भी नेचुरल नंबर में है, तो नेचुरल नंबर में कुछ वैल्यूज रह गई, जैसे 1 के बाद में यहाँ पर 2 है, 3 है, ये दोनों नंबर हमारे यहाँ पर नहीं है, हमने नहीं लिखे हैं। और इसको समझने के लिए मैं और ठीक तरीके से लिख देता हूं, सीधा से लिख देता हूं, 2 3 4, फिर आएगा आपका
9 एंड सो ऑन, और भी लिख सकते हैं आप। तो 2 रिलेट हो रहा है किससे? 4 से, 3 रिलेट हो रहा है 9 से, और 1 रिलेट हो रहा है 1 से। यहाँ पर रह गया 2 और 3, ऐसे ही और भी नंबर रह गए, 5 रह गया, 6 रह गया, 7 रह गया, 8 रह गया, बहुत सारे नंबर रह गए। सारे नंबर मैंने लिख लिए। अब हम ये देखते हैं कि ये 1 1 है या ऑन टू है। 1 1 में ये बताया गया था आपको कि एक वैल्यू से एक वैल्यू ही अटैच होनी चाहिए, एक वैल्यू पर एक ही वैल्यू अटैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर चेक करो, देखो 1 हमने रखा तो हमें 1 मिला, ऐसे ही 2 रखने पर हमें 4 मिला, मतलब 1 मान मिला। ऐसे ही 3 रखने पर 9 मिला। ऐसा पूरे एरो डायग्राम में कहीं भी नहीं लग रहा कि आपने 1 मान रखा और आपको उत्तर 2 मिले हों, जबकि उत्तर केवल 1 ही मिला है। तो वो ये हमारा क्लियर हो गया एरो डायग्राम से कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है या एकेकी फलन है या इंजेक्टिव फंक्शन है। 1 1 तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें आच्छादक है या नहीं है, मतलब ऑन टू है या नहीं है। तो अब ऑन टू की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? ऑन टू की डेफिनेशन ये थी कि दूसरे वाले सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो, जो किसी की इमेज ना हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दूसरे वाले सेट में बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जो किसी की इमेज नहीं है या किसी का प्रतिबिंब नहीं है। देखो कैसे, यहाँ पर आपका लिखा है 2 जो किसी से रिलेट नहीं है, 3 लिखा है वो भी किसी से रिलेट नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, ठीक है, ऐसे ही 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे अवयव इसमें ऐसे हैं जो किसी भी अवयव से रिलेट नहीं है या किसी की इमेज नहीं है। जबकि ऑन टू की डेफिनेशन ये थी कि यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसकी इमेज ना बने। जबकि यहाँ एक नहीं, यहाँ तो बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जिनकी इमेज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ कुछ संख्याएं सह प्रांत में है। सह प्रांत मीन्स हो गया इधर वाला जो पूरा जो बॉक्स है, सर्किल है, वो आपका सह प्रांत है, अभी बता चुका हूं पीछे। और ये वाला आपका क्या है? प्रांत है, जो किसी का प्रतिबिंब नहीं है। जैसे मैंने लिखा 3 और बिलोंग का साइन लगाया सह प्रांत, मतलब 3 जो है सह प्रांत में आ रहा है लेकिन इसकी इमेज नहीं है, इसकी इमेज नहीं है। तो अतः ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, या कहना चाहिए आच्छादक नहीं है। हिंदी में कहें तो आच्छादक नहीं है। तो क्या चेक किया हमने? इसमें दिया गया फलन जो हमारा एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। मैथमेटिकली भी बता दिया और आपको एरो डायग्राम से भी मैंने बता दिया। इसी में इसमें अगर ये पूछा होता कि इसका प्रांत और परिसर और सहप्रांत सभी लिखो, तो आप अगर प्रांत में लिखते तो क्या लिखते? केवल ये सारे एलिमेंट लिखते, मतलब 1 से लेकर के एंड सो ऑन, मतलब नेचुरल नंबर पूरा पूरा आ जाएगा। जबकि सह प्रांत में भी क्या आएगा? पूरा पूरा सर्किल, मतलब नेचुरल नंबर पूरा पूरा आएगा। जबकि परिसर में ऐसा नहीं होगा। परिसर में केवल वही एलिमेंट लिखे जाते हैं जो किसी की इमेज होते हैं। जैसे 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 9, 4 की इमेज है 16 एंड सो ऑन। जो किसी ना किसी का प्रतिबिंब है केवल वही आपके किस में लिखे जाएंगे? परिसर में लिखे जाएंगे। तो प्रांत क्लियर हो गया, सह प्रांत क्लियर हो गया, परिसर क्लियर होगा। अगर मैथमेटिकली आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में परेशानी महसूस करते हो तो सबसे बढ़िया है उसका एरो डायग्राम बना लो। तो वहां से चाहे 1 1 फंक्शन पूछे, ऑन टू पूछे, इन टू पूछे, कोई सा भी फंक्शन पूछे, वो आप इजीली उसमें बता सकते हो और अपनी लैंग्वेज में उन शब्दों को लिख भी सकते हो। शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं है। पता चला कि इसमें हम कुछ लिख रहे हैं, वहां कुछ लिख रहे हैं, अपने अपनी भाषा के अनुसार आप उसको लिख सकते हो और बता सकते हो कि वो फंक्शन किस टाइप का है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब ये इस चैप्टर में आपके 3 टॉपिक अभी और बचे हैं। एक तो आपका है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन, दूसरा प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, और लास्ट में आता है आपका बाइनरी फंक्शन, बाइनरी रिलेशन। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक आप इन टॉपिक्स पर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे डिस्कस करिएगा। अभी आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या जो भी वीडियो आप देखते हैं अगर पसंद आती है आपको, तो आप उसको कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो और सब्सक्राइब भी करो। जरूरी नहीं है कि मैं आपको पर डे आपको जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको सेंड करूंगा। जब तक आप उसमें सब्सक्राइब नहीं करोगे या बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो आप उसको सब्सक्राइब करिएगा
और बेल आइकन को दबा करके और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके स्टूडेंट।